दोस्तों, किसी ने कहा है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। नमस्कार, मैं हूं रामराज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास पॉलिटी का 5वां चैप्टर, औरतों ने बदली दुनिया, यानी कि वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से पुरुषों और महिलाओं के बीच में असमानता का व्यवहार होता है और महिलाओं के द्वारा किए गए कार्यों को पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है हमारे समाज के द्वारा। तो उसका वीडियो आप में से किसी ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के अंदर वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आज का जो ये हमारा 5वां चैप्टर होने वाला है, हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर पीछे वाले चैप्टर की आगे की कड़ी ही है। वो कैसे कि देखिए, जब महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा असमानता का व्यवहार किया जाएगा तो महिलाएं कब तक सहन करेगी। तो इतिहास के अंदर बहुत से ऐसे मौके आए हैं कि महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए, अपनी समानता की रक्षा के लिए बहुत से संघर्ष किए हैं। तो उन्हीं संघर्षों पर आधारित है आज का हमारा ये चैप्टर। इसके अंदर हम देखेंगे कि महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा के लिए किस प्रकार से बहुत से बड़े बड़े महिला आंदोलन खड़े किए थे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज के कुछ लोगों के अंदर ये रूढ़िवादी धारणा होती है कि जो काम पुरुष कर सकते हैं उन कामों को महिलाएं करने में सक्षम नहीं हैं। रूढ़िवादी धारणा से क्या आशय है कि लोगों के अंदर प्राचीन समय से कुछ ऐसी परंपरागत सोच है महिलाओं को लेकर के, उस सोच को कहा जाता है रूढ़िवादी धारणा। जैसे कुछ लोगों की सोच है कि महिलाएं हवाई जहाज नहीं चला सकती है, महिलाएं रेल नहीं चला सकती है। तो इस तरह की जो धारणाएं होती है उस धारणा को कहा जाता है रूढ़िवादी धारणा। तो आपके चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो इसी रूढ़िवादी धारणा को तोड़ते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है आपके सामने कि देखिए, झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि देखिए लोगों की सोच होती है कि जो रेल का इंजन चलाने का कार्य है वो केवल और केवल पुरुष ही कर सकते हैं। लेकिन जो लक्ष्मी लाकरा है ये उत्तरी रेलवे की पहली महिला रेल इंजन चालक बनी है। तो ये रूढ़िवादी धारणा को तोड़ने का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात तो ये एक महिला रेल इंजन चालक है और दूसरी बात ये आदिवासी परिवार से संबंध रखती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक और महिला आ रही है जिनका नाम है रास सुंदरी देवी। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था। रास सुंदरी देवी ने आमार जीबोन नामक पुस्तक लिखी थी जो उनकी आत्मकथा है, ठीक है। और इन्होंने ये पुस्तक बांग्ला भाषा के अंदर लिखी थी, जो भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो अमार जीबोन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? रास सुंदरी देवी ने। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा का क्या नाम है? तो वो है अमार जीबोन, जो रास सुंदरी देवी ने लिखा था। तो इस तरह से यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद तथ्य आ रहा है साक्षरता को लेकर के कि देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की औसत साक्षरता थी वो थी 76% और लड़कियों व स्त्रियों की जो औसत साक्षरता थी वो थी 54%। अब देखिए, ये NCERT की किताबें काफ़ी समय पहले की छपी हुई है, काफ़ी समय पहले से प्रिंटेड है, इसलिए यहाँ पर ये पुराने डेटा दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर आपको लेटेस्ट डेटा बता देता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार जो पुरुष साक्षरता है वो है 82.14% और जो महिला साक्षरता है वो है 65.46%। तो आप ये 2011 के जो डेटा है वो याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए, अगला पॉइंट आ रहा है कि शासकीय शब्दावली में दलितों के लिए अनुसूचित जाति और आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। शासकीय शब्दावली क्या होती है कि जो हमारी सरकार के द्वारा जो कार्य होते हैं तो उन कार्यों के अंदर अनुसूचित जो हमारे दलित और आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं
उनके लिए जो कार्य किए जाते हैं तो उनके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है। दलितों के लिए अनुसूचित जाति और आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्दों का प्रयोग होता है। उसके बाद में देखिए, अब आपके आगे हेडिंग आ रही है महिला आंदोलन। देखिए ये महिला आंदोलन क्या है कि महिलाओं ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर महिला घरेलू हिंसा, महिला स्वास्थ्य सुधार, महिलाओं के हितों की रक्षा के संदर्भ में कानूनी सुधार व महिलाओं व लड़कियों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु संघर्ष किए थे। इन संघर्षों को कहा जाता है महिला आंदोलन। देखिए होता क्या है, हमारे समाज में कुछ महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती है और इसके अलावा महिलाओं के कुछ व्यक्तिगत हित होते हैं। तो उनकी रक्षा के लिए महिलाओं ने क्या किया था, व्यक्तिगत स्तर पर और अन्य महिलाओं के साथ मिलकर के एक बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए थे। उन आंदोलनों को नाम दिया जाता है महिला आंदोलन। ये आंदोलन इसलिए किए थे कि वो अपनी स्थिति में सुधार करना चाहती थी, अपने जो उनके जो हित या जो उनके अधिकार होते थे उन अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मिलकर संघर्ष किया था। उसी संघर्ष को इस महिला आंदोलन का नाम दिया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आ रहा है कि सन 2006 में कानून बनाकर घरेलू शारीरिक और मानसिक हिंसा से पीड़ित औरतों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई थी। सरकार ने 2006 के अंदर कानून बनाया था और उस कानून के तहत जिन महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है और जिन महिलाओं को उनके घर वालों या परिवार वालों के द्वारा उनको टॉर्चर किया जाता है, तो ऐसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने 2006 में एक कानून बनाया था। तो आप ये भी ध्यान रखना। उसके बाद आगे आपके जो हेडिंग आ रही है वो हेडिंग है विशाखा गाइडलाइंस। ये क्या है कि देखिए 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य करने के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए थे। इनको कहा जाता है विशाखा गाइडलाइन। होता क्या है, हमारे समाज के अंदर महिलाओं के साथ जो यौन प्रताड़ना की जो हमें घटनाएं सुनने को मिलती है, तो इस घटनाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही ज़्यादा गंभीरतापूर्वक लिया था और 1997 में कुछ गाइडलाइन जारी की थी इस संदर्भ में, जिसको विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक दिवस आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है प्रति वर्ष। तो ये दिनांक आपको ध्यान रखनी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। और इसके बाद में जो एक और पॉइंट आ रहा है कि प्रति वर्ष 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वाघा एक बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच का। इस बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं भारतीय सेना के द्वारा और जो पाकिस्तान की जो आर्मी होती है उनके द्वारा। तो ये एक पॉइंट आया था। तो इस प्रकार से ये एक आपका बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था जिसका नाम था औरतों ने बदली दुनिया। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी जो आपके नोट्स बन रहे थे वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर आप 7th क्लास पॉलिटी के सभी चैप्टर के नोट्स की अगर PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आप इस चैप्टर से संबंधित 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर का कोर्स देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने अनअकैडमी पर बनाया है और उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसी के साथ करते हैं आज की इस वीडियो को समाप्त। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। चैप्टर से संबंधित अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।